क्या आपके मन में भी वही सवाल उठ रहे हैं जो मेरे मन में है? क्या आप भी सोच रहे हैं अब फ्लाइट से ट्रेवल ना ही करूं तो बेहतर है? 12 जून को अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट 171 बोइंग 787 जिस तरह से उड़ान भरते ही हादसे का शिकार हुई, उसने शायद आज सभी के मन में यही डर भर दिया है। वो भी क्यों ना, बोइंग 787 सबसे सेफेस्ट जो मानी जाती रही है। इस विमान का ये पहला ऐसा दर्दनाक हादसा है। हालांकि बोइंग के विमानों का रिकॉर्ड थोड़ा खराब रहा है और कारण प्रॉफिट के लिए मैन्युफैक्चरिंग में लापरवाही और स्टैंडर्ड को मेंटेन ना रख पाना। नमस्कार, मैं हूं महिमा पांडे और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाली मैडम। आज हम बात करेंगे उस बोइंग की जिसे कभी दुनिया की सबसे भरोसेमंद एरोस्पेस कंपनी कहा जाता था और कैसे इसकी लापरवाही ने सैकड़ों जिंदगियां छीन ली। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं। अगर आप गूगल पर सिंपल सर्च भी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बोइंग की फ्लाइट्स का रिकॉर्ड ग्राफ ऊपर जाने की बजाय सुरक्षा के मामले में खराब रहा है। इसके हादसों की लिस्ट बड़ी है, जैसे 1 जनवरी 1978 का हादसा जब एयर इंडिया फ्लाइट 855 बोइंग 747 में 213 लोग सवार थे और फ्लाइट क्रैश हुई और कोई नहीं बचा। 29 अक्टूबर 2018 इंडोनेशिया की लायन एयर फ्लाइट 610 बोइंग 737 मैक्स 8 समुद्र में क्रैश हुई थी और 189 लोगों की मौत हुई थी। मार्च 2019 में इथोपियन एयरलाइंस फ्लाइट 302 737 मैक्स 8 क्रैश हुई जिसमें 157 लोगों से अधिक की मौत हुई थी। 5 जनवरी 2024 अलास्का एयरलाइंस 737 मैक्स 9 हवा में दरवाजा टूट गया और इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। 29 दिसंबर 2024 को भी दक्षिण कोरिया में जेजू एयर बोइंग 737-800 विमान मुआन में रनवे से बाहर निकलकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें 179 लोगों की मौत हो गई। ये कोई एक या दो घटनाएं नहीं है, ये सिलसिला बन चुका है और इसके पीछे छिपा है एक गहरा सिस्टमैटिक फेलियर। इस फेलियर को समझने के लिए हमें शुरू से बोइंग को जानना होगा, तो चलिए इसे भी समझते हैं। दरअसल 1916 में विलियम एडवर्ड बोइंग ने इस कंपनी की नींव रखी थी। एक सपना था दुनिया का सबसे सुरक्षित और टिकाऊ विमान बनाने का। तब बोइंग में काम करने वाले इंजीनियर्स का एक ही मूल मंत्र हुआ करता था, विमान में अगर 1% भी कुछ रिस्की लगेगा तो वो इसे नहीं बनाएंगे। इसी का कमाल था कि बोइंग 747 जैसी जंबो जेट बनाकर उस समय बोइंग ने इतिहास रच दिया था। 1965 में कंपनी ने अपना सारा पैसा रिसर्च में लगाकर हजारों इंजीनियर्स की मदद से 747 को बनाया था, जो 1970 से लेकर 2007 तक दुनिया का लार्जेस्ट और बिग एयरक्राफ्ट बना रहा। ये विमान 1969 में आया था और पहली कमर्शियल फ्लाइट इसने 22 जनवरी 1970 को भरी थी और 2022 तक ऑपरेशनल रहा। एक एयरक्राफ्ट को बनाने में करोड़ों लगते हैं और इसे बनाने वाले लोग एक्सपर्ट माने जाते हैं। वास्तव में एयरक्राफ्ट को बनाना और बेचना दुनिया का सबसे टफ बिजनेस, लेकिन बोइंग ने प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इसके अलावा इसने एविएशन मार्केट में न केवल अपने काम से अपना कद बढ़ाया बल्कि लोगों का भरोसा भी जीता। इस कंपनी ने 1975 से 1995 तक जमकर प्रॉफिट कमाया। इस दौरान इसके स्टॉक प्राइस में भी गजब का उछाल देखने को मिला था। इस कंपनी का दबदबा सालों तक बना रहा। पतन की फिर शुरुआत कैसी हुई इसे भी समझते हैं। दरअसल इसके बाद 1997 में बोइंग ने मैकडॉनल्ड डगलस को खरीदा था, पर सौदे में एक बड़ी गलती की। मैकडॉनल्ड के सीईओ को बोइंग का प्रेसिडेंट बना दिया। यहीं से बोइंग के पतन की शुरुआत कहें तो गलत नहीं होगा। समय के साथ इसके एम्प्लॉयज बोइंग के प्रोडक्ट और डिजाइन डिपार्टमेंट के हेड बनते गए और फिर प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज शुरू हो गया। इन लोगों ने बोइंग में एक के बाद एक बदलाव किए। अन्य देशों में अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए एयरक्राफ्ट के पार्ट्स एक देश में न बनाकर जापान, मलेशिया सहित कई देशों में बनाने लगे ताकि वहां की एयरलाइंस उनके एयरक्राफ्ट को खरीदे। फिर पार्ट्स को जब असेंबल किया जाता था तो वहाँ इंजीनियर्स को इनकी क्वालिटी में कई फॉल्ट्स मिलते थे। इस फॉल्ट को सही करने में ही कॉस्ट बढ़ गया। इसे ऐसे समझिए कि जो काम 1 लाख करोड़ में हो जाना चाहिए था उसमें 2.5 लाख करोड़ से अधिक का खर्चा आने लगा, जिससे कंपनी को नुकसान हुआ। अब नुकसान से निपटने के लिए कंपनी ने कॉस्ट सेविंग कल्चर अपनाया, जिसके तहत 1998 से 2003 तक 50,000 कर्मचारियों का ले ऑफ कर दिया गया, यानी कि उन्हें निकाल दिया गया। 1998 से 2018 तक कंपनी ने अपने शेयर अधिक दिखाने के लिए भी खूब पैसा लगाया। दूसरी तरफ अपने क्वालिटी चेक से लेकर रिसर्च के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया, क्योंकि यहाँ खर्च के लिए पैसे कम पड़ने लगे
उधर एयरबस रिसर्च और क्वालिटी पर फोकस कर फिर से मार्केट में आगे बढ़ने लगा। बोइंग ने इस लॉस से निकलने के लिए अपने पुराने प्लेन्स को रीडिजाइन कर मार्केट में उतार दिया। इससे कंपनी का कॉस्ट काफी कम हुआ। उसने अपने 737 मॉडल में बदलाव कर उसे बोइंग 737 मैक्स नाम दे दिया। इसे सेफ्टी चेक से बचाने के लिए उसने पुराने मॉडल के सेफ्टी चेक का हवाला दिया, लेकिन 2018 में इसमें टेक्निकल फॉल्ट पाए जाने पर इसके ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। मार्केट में बने रहने के लिए बोइंग ने किस तरह शॉर्टकट अपनाया, कैसे अपने ओल्ड प्लेन्स को रीडिजाइन किया, लेकिन बदलाव क्या किया था? सब कुछ सेम था प्लेन में, बस उसके इंजन में एक बदलाव किया था। पर यह आइडिया कामयाब नहीं हुआ। इससे कंपनी को बहुत लॉस हुआ। यहाँ तक कि बोइंग 777 को भी सुरक्षा कारणों के कारण अस्थायी रूप से ग्राउंड पर ही रहने दिया गया। बोइंग 787 को लेकर भी विवाद सामने आए थे, जिसे 2011 में लॉन्च किया गया था। जनवरी 2013 में जापान की एयरलाइंस ने 2 नए ड्रीम लाइनर 787 खरीदे थे। उन दोनों की बैटरियों में आग की घटनाएं सामने आई थी। 9 जनवरी 2013 को यूनाइटेड एयरलाइंस ने अपने 787 में से एक में वायरिंग की समस्या रिपोर्ट की थी। इसकी बैटरी और वायरिंग में दिक्कतों के सामने आने पर 2013 में अमेरिका के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि FAA ने 3 महीने के लिए दुनिया भर में सभी ड्रीम लाइनर विमानों की उड़ानों पर रोक लगा दी थी। बोइंग ने अपने बैटरी सिस्टम और उसके इंसुलेशन यानी बैटरी को इंजन की गर्मी से बचाने के तरीके में सुधार तो किया और संचालन की अनुमति भी ले ली। 2019 में जॉन बर्नेट नाम के एक विसल ब्लोअर ने, जो कि 30 साल से बोइंग में काम कर चुका था, उन्होंने BBC को बताया था कि ड्रीम लाइनर के प्रोडक्शन में सब स्टैंडर्ड पार्ट्स जानबूझकर लगाए जा रहे थे। प्रोडक्शन डिले ना हो इसलिए क्वालिटी से समझौता किया जा रहा था। मार्च 2024 में वे संदिग्ध परिस्थिति में मृत पाए गए थे। ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्या ये महज संयोग था? एक के बाद एक घटनाएं सामने आने से बोइंग को बहुत लॉस होने लगा। जिस तरह से बोइंग से संबंधित चीजें सामने आ रही थी, उससे बोइंग पर असर पड़ने लगा था। 2018 में कंपनी का रेवेन्यू, जो कि 7.07 ट्रिलियन था, 2019 में 22% से घटकर 5.45 ट्रिलियन हो गया और आज तक ये कंपनी वह स्तर दोबारा नहीं छू पाई है। आज भी ऐसा लगता है कि बोइंग की प्राथमिकता है कॉस्ट कटिंग, फास्ट प्रोडक्शन और शेयर होल्डर प्रॉफिट। क्वालिटी की जगह क्वांटिटी और प्रॉफिट ने ले ली है। क्या एक कंपनी जिसने दुनिया को उड़ान दी, वो आज मुनाफे की दौड़ में अपने ही बनाए उस भरोसे के साथ समझौता कर चुकी है? क्या बोइंग दोबारा उस मुकाम तक लौट पाएगी जहां सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता हुआ करती थी, या फिर हम एक और ड्रीम लाइनर हादसे का इंतजार कर रहे हैं? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपने दोस्तों को भी बताएं कि बोइंग की कहानी क्या थी। जय हिंद।